वन वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले सबसे हॉट टॉपिक के बारे में जो कि चल रहा है अडानी ग्रुप स्टॉक्स के आजू बाजू। क्या हो रहा है अडानी में आखिरकार, ये सारी चीज़ें आप लोग को लगभग पता चल चुकी होंगी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहेंगे जो हम लोग ने ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं, बट यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में अब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। इस वीडियो में हम करेंगे 10 पॉइंट एनालिसिस अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे, पूरे इवेंट को समझेंगे क्या क्या हुआ है, और एंड में आपको ये भी बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, कौन सा एक अच्छा स्टॉक है अडानी का जिसको आपको ट्रैक करना चाहिए और हो सकता है बाय ऑन डिप्स। और अगर किसी को नुकसान हो रहा है भारी, जैसे कि अडानी पावर या अडानी पोर्ट्स में, तो उन सब के लिए यहाँ पे मेरी क्या राय है। इस पूरे 10 पॉइंट एनालिसिस में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, मैं सारी चीजें समझा दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं अपन, उस पर बात कर लेते। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये एफआईआई कंसंट्रेशन का क्या मामला है, जो कि आप लोग सब समझ गए होंगे, बट थोड़ी इसमें डिटेल जानेंगे एफआईआई का कंसंट्रेशन का मामला क्या है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम नेम आ रहा है, सेम एड्रेस आ रहा है, एनएसडीएल का क्या फिएस्को है, और एक सस्पेंडेड फॉर यहाँ पे डेबिट क्यों कहा जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अडानी ग्रुप के वैल्यूएशंस पे। अगर आप देखेंगे तो अपन अडानी ग्रुप के वैल्यूएशंस और फिनेंशियल्स को समझेंगे, और फिर यहाँ पे अडानी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक गौर करेंगे, और यहाँ पे क्या प्रॉब्लमेटिक है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, और प्लेज के शेयर्स पे बात करेंगे। फिर ये ट्रेडिंग बैन क्या है, क्या लगा था ट्रेडिंग बैन 2007-8 में, और ये केतन पारेख का क्या कनेक्शन, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर एक हमारा बहुत ही एक्सक्लूसिव एनालिसिस है जो शायद आपको बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहिए, वो है कि अडानी ग्रीन के अंदर प्रमोटर्स ने अपना 20% स्टेक 456 रुपीज़ में बेचा था, और जब भाव यहाँ पे 1100 रुपये था मार्केट में। ये एकदम हमारा एक्सक्लूसिव एनालिसिस है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, आपको समझाएंगे। फिर एक अडानी ग्रीन में बहुत बड़ी डील हुई थी एसईसीआई के साथ, उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो लोगों को शायद पता नहीं है, बट यहाँ पे मीडिया में है। उसके बाद हम अडानी वर्सेस टाटा में थोड़ी बहुत चीज़ें जानेंगे कि यहाँ पे क्या है कि अडानी, यहाँ पे अगर आप देखोगे अडानी पावर या अडानी ग्रीन को टाटा से कंपेयर करेंगे। फिर यहाँ पे अडानी में चल रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के यहाँ पे जो बेसिकली प्रोब चल रहे हैं वो उसको समझेंगे, और एएसएम वगैरह की बातों को जानेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अडानी के कुछ नॉन ऑपरेशनल बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पे इंपैक्ट कर रहे हैं, और सीएफओ का यहाँ पे एक हम समझेंगे 90 पॉइंट जो रहेगा हमारा सीएफओ का यहाँ पे जो इंटरव्यू आया है, और लास्ट में हम आपको बताएंगे इसमें आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बेहतर स्टॉक है। चलिए शुरू करेंगे। कंसंट्रेशन की बात करते। अच्छा, ये सारी जो कंसंट्रेशन की बातें हो रही है ना, ये ऑलरेडी आ चुकी है ना। मैं आपको सबसे पहले बता दूं हम लोग का जो एक है ना, चलो स्टार्टिंग से लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आया था सुचेता दलाल का ट्वीट। सबसे पहले यहाँ पे सुचेता दलाल ने ट्वीट किया था, और तभी मैंने बता दिया था, अगर आप देखोगे 13 जून को मैंने बता दिया था ये अडानी की बात कर रहे हैं, और जिस बंदे को ये रेफर किए जा रहे हैं वो है केतन पारेख, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में बात कर चुके हैं, जो कि बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया था। हम लोग ने लगभग 14 जून के लगभग ये सारी 14 जून नहीं बल्कि जब भी अडानी के रिजल्ट आए थे, सब में एक बात बताई थी कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, अगर आप देखोगे ना अडानी के अंदर यहाँ पे जो सबसे बड़े एफआईआईज है, इलारा अपॉर्चुनिटीज फंड, क्रेस्टा, एपीएमएस, ये उनके ना कंसंट्रेशन है। मतलब अडानी ग्रुप कंपनीज में यहाँ पे उनका 96% है, वो करोड़ों रुपए के यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, उनके हजारों करोड़ का यहाँ पे बिजनेस है, बट यहाँ पे सारा का सारा पैसा उन लोग ने अडानी में लगा रखा है। और इसके बारे में यही नहीं बल्कि इनमें से कुछ फंड ऐसे हैं जिसपे ऑलरेडी सेबी इंक्वायरी कर चुका है। इसके बारे में मैं मेरे अडानी ग्रीन के 456 रुपीज़ में जब डिस्काउंट पे शेयर बेचा था उस पर मैंने बताया है। उसके बाद वेस्पा फंड में भी ऐसा ही कुछ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनकी जो बेसिकली वैल्यूएशंस है, जो इनका कंसंट्रेशन है, अगर आप देखो जैसे इलारा अपॉर्चुनिटीज फंड है ना, उसके पास और कुछ है ही नहीं, उसको इंडिया में और कोई मार्केट ही नहीं मिल रहा है। मतलब वो टाटा पावर, रिलायंस, बजाज को छोड़ के सारा पैसा अडानी में लगा के बैठा है। 21 करोड़ रुपए पैसा वहां डाल रखा है। क्रेस्टा फंड ने भी ऐसा ही कर रखा है, अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड ने भी ऐसे कर रखा है, एपीएमएस ने भी ऐसे ही कर रखा है। और इन्हीं में से 3 फंड्स यानी क्रेस्टा, अल्बुला और यहाँ पे एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का एड्रेस बिल्कुल सेम है। और इसके चलते एक यहाँ पे खबर आई थी कि यहाँ पे एनएसडीएल ने इनके अकाउंट्स फ्रोज कर दिए हैं। अब वो क्या हुआ था, एनएसडीएल ने अकाउंट्स फ्रोज तो नहीं किए थे, बट यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक डिस्क्लोजर है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि उनके अकाउंट्स फ्रोज नहीं किए बट वो सस्पेंडेड फॉर डेबिट कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ सस्पेंडेड फॉर डेबिट का, मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब वो बेच नहीं सकते। अब इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, बेसिकली केवाईसी या फिर है ना, अगर अपन समझेंगे तो ब्लैक मार्केटिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी वगैरह पे होता है ना, मॉरिशस से सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में रूट होता है। और ये जो ट्रिक होती थी ना, ये केतन पारेख यूज करते थे, इंडिया से पैसा मॉरिशस भेजते थे,
मॉरिशस से पैसा इंडिया में लगाते थे, तो वो उस तरह की राउंड ट्रिपिंग होती थी। और यहाँ पे उनको अभी सस्पेंडेड फॉर डेबिट कर दिया गया, ऐसा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बोला है। मैं अभी आपको वो अगर दिखाऊंगा, किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको डिस्क्लोजर भेज दूंगा। बट आज थोड़ा हम लोग है ना एनालिसिस लंबा रखेंगे, तो मैं ज़्यादा आपको डिटेल्स नहीं दूंगा, ठीक है ना। मैं बस बता रहा हूँ कि सस्पेंडेड फॉर डेबिट है। चलिए दिखाई देते, नहीं तो लोग बाग गाली निकाल देते हैं। चलो दिखा देता हूँ। तो अगर आप ये देखोगे, ये रहा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डिस्क्लोजर, और यहाँ पे लिखा हुआ है सस्पेंडेड फॉर डेबिट स्टेटस पे चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें और ये अडानी ग्रुप का ऑफिशियल डिस्क्लोजर भी है। तो ये सारी बातें हो गई, और इन्हीं के फंड्स को यहाँ पे है ना किया था। और इनमें से ना बहुत सारे फंड्स जो है ना, ये पैराडाइज पेपर यानी ऑफशोर जो बेसिकली ना मनी लॉन्ड्रिंग में आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, और सस्पेंडेड फॉर डेबिट है। और इसीलिए यहाँ पे सस्पेंडेड फॉर डेबिट होने के कारण भी अभी ये स्टॉक नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी भी उनमें प्रॉब्लम है। चलिए अब हम आ जाते हैं अडानी ग्रुप के वैल्यूएशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अडानी ग्रुप में क्या क्या हो रहा है वो भी जान लेते हैं। चलो देखो, मोटा मोटी है ना यहाँ पे अडानी में क्या प्रॉब्लम है मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो उनका हाई पी रेशो होता है, उनकी डेब्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी तो आसमान छू रहा है, प्राइस टू बुक रेशो पता नहीं कहाँ पहुँच चुका है। ईवी टू इबिटा रेशो अगर आप देखो 76 है। ये अडानी ग्रीन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप डेब्ट टू इक्विटी देखोगे 10 हो चुका है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे पी रेशो तो 881 चला गया है। आरओई डबल डिजिट में, बट शेयर प्राइस में ग्रोथ आती है यहाँ पे इतनी, तो डबल डिजिट ग्रोथ रोज दिखा देता है। तो यही सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल हिले डुले हैं। इनकी बुक्स में एक तो कैश फ्लो बहुत कम है और डेब्ट बहुत ज़्यादा है। अपन किसी भी स्टॉक की बात कर लें, यहाँ पे अगर अपन अडानी एंटरप्राइज में देखें तो भी यही सीन चल रहा है। अगर आप देखोगे सिंगल डिजिट यहाँ पे आरओई है, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे अलग बिजनेस है, इसको अपन इग्नोर भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे ईवी टू इबिटा रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, पी रेशो पे अपने को बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। वहीं पे अडानी टोटल गैस में भी बिल्कुल यही सीन है। 318 का पी चल रहा है, प्राइस टू बुक रेशो ज़्यादा है, ईवी टू इबिटा रेशो ज़्यादा है, डेब्ट टू इक्विटी पता नहीं कहाँ पहुँच गई है, ठीक है। और यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अपन है ना अडानी ट्रांसमिशन वगैरह, अडानी पोर्ट्स में भी यही हालत है, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन अडानी पावर की बात कर ले, उसकी तो बात ही बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो तो मल्टी बैगर स्टॉक है ना। लोग तो यही मानते थे, हम लोगों को बोलते थे टाटा पावर ले लो, नहीं 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 अडानी पावर लेंगे। लो मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, टाटा पावर इस बार 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है कैपेक्स। और अडानी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट कैप है ना 40-50,000 करोड़ के लगभग है। तो आप समझो कि उसके 25% का मार्केट कैप तो यहाँ पे वो कैपेक्स में कर देगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। और अडानी पावर के भी यहाँ पे जो अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे हिले डुले फिनेंशियल्स है। यहाँ पे ईपीएस, डेब्ट टू इक्विटी रेशो बहुत ज़्यादा है ना प्रॉब्लमेटिक है। और वहीं पे अगर अपन देखेंगे इनकी जो बैलेंस शीट है, जैसे कि अगर देख लो यहाँ पे ईपीएस वगैरह भी है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे अभी इसका 3 रुपये का ईपीएस है और इसका भाव चल रहा है 127, तो यहाँ पे 40 के पी पे ट्रेड होने वाला स्टॉक है। इसी तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये अडानी ग्रुप के ना फिनेंशियल और वैल्यूएशन है, जिसके बारे में डिटेल में सारी चीज़ें हम लोग ने बात करी थी। वहीं पे अडानी ग्रुप के शेयर होल्डिंग में क्या कॉमन है, अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग में एक तो एफआईआई के बारे में मैंने बताया था, वो सब कॉमन है। उसके बाद क्या कॉमन है, प्रमोटर का स्टेक 75% है लगभग सभी कंपनीज में। अगर अपन देखेंगे अडानी पोर्ट्स के अंदर, यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे 63% है। फिर अपन बात करें अडानी ट्रांसमिशन की, तो अडानी ट्रांसमिशन में 75% के लगभग है। टोटल गैस में कितना है, टोटल गैस में भी लगभग 75% है। अडानी एंटरप्राइज में भी कुछ ऐसा ही होगा। और यहाँ पे जो अडानी ग्रीन है उसमें लगभग 56% है, यहाँ पे 75% है। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, अच्छा है ना प्रमोटर की स्टेक तो बहुत ज़्यादा है। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, यहाँ पे है ना कॉमन सेंस मार्केट के जो कॉमन नॉर्म्स नहीं लगाने चाहिए अपने को। अगर 75% प्रमोटर के पास है, थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे उन एफआईआईज के पास है, बाजार में शेयर कितने कम बच गए और हल्ला कितना मस्त है अडानी का। आप समझो अगर किसी चीज़ की यहाँ पे सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली बात है ना डिमांड बढ़ेगी। ऑक्सीजन इंडिया में कम हो गया था तो उसकी प्राइस बढ़ी ना, लोग बाग मर गए ना उसके कारण। वैसा ही हो रहा है। ऐसा अपन ने डीमार्ट में देखा था, रुचि सोया में देखा था, और बहुत सारी कंपनीज में जहाँ प्रमोटर का स्टेक ज़्यादा होता है, लोगों के पास यहाँ पे शेयर्स कम है, तो उसका शेयर का दाम बढ़ेगा। क्योंकि मतलब लेने वाले 1 लाख लोग हैं और मार्केट में शेयर ट्रेड होते हैं केवल 100-200। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो इस कारण से प्राइस इन्फ्लेट होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि प्रमोटर और एफआईआई के पास सब कुछ है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर वो कुछ भी हिलेंगे डुलेंगे तो पूरे बाजार को लेके चलेंगे, है ना, वो पूरा शेयर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक बात समझो, अगर यहाँ पे जैसे कि अभी अपन रिलायंस का एग्जांपल ले लेते, एल&टी बेस्ट एग्जांपल है। एल&टी एक नॉन प्रमोटर कंपनी है, आईसीआई बैंक भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है, और एचडीएफसी भी ऐसा ही है।
उसमें तो कोई बड़ा स्टेक होल्डर होता नहीं है, उसमें ना LIC वगैरह मिलेंगे आपको 5-10% के स्टेक के साथ, लेकिन LIC या उनको हिलाना डुलाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे अगर प्रमोटर चाहे तो, या फिर FII चाहे तो बिल्कुल हिला सकता है। अगर डीमार्ट के अंदर राधा किशन दमानी ने शेयर बेच दिए तो यहाँ पे डीमार्ट का भाव टूटेगा ही टूटेगा। ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। अच्छा, डीमार्ट से कंपेयर मत करना, डीमार्ट भैया बहुत अलग स्टॉक है, वो मल्टी बैगर वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है, ठीक है। तो ये मैं चीज़ समझा रहा था कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं अब अडानी का ट्रेडिंग बैन और अडानी का केतन पार्क करेक्शन के बारे में। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को है ना मैनिपुलेट भी किया जा रहा है। अभी कैसे, अगर आप देखोगे, हम लोग ने कल हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाला था कि अडानी ग्रीन के है ना प्रमोटर्स ने 10-15 लाख शेयर खरीदे, ठीक है। अभी एक बात समझो, उनके पास करोड़ों शेयर है ना, 1 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ शेयर है, आई रियली डोंट रिमेंबर द नंबर, बट मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सारे शेयर है ना, मान के चलो मतलब बहुत सारे शेयर है, ठीक है। अभी अगर वो 10 लाख शेयर खरीद लेते हैं, मान लो उनके पास 1 करोड़ शेयर है या फिर 10 करोड़ शेयर है फॉर एन एग्जाम्पल, और उसमें से 10 लाख रुपए का वो इस भाव पे ले लेते हैं, और उनकी जो बाकी 10 करोड़ शेयर है वो साले 100 रुपए के भाव पे भी नहीं है, तो क्या फर्क पड़ गया। अगर वो क्या सोचते हैं कि यहाँ पे है ना 10 लाख शेयर खरीद के वो एक पॉजिटिव है ना सेंटीमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप लोग ने सबने न्यूज़ कर ली, अरे यार अडानी ग्रीन में प्रमोटर खरीद रहा है, अपन भी खरीद लेते हैं। अपन खरीद रहे 100 शेयर यहाँ पे 1100-1200 के भाव में, उनके पास 10 करोड़ शेयर ऑलरेडी 100 रुपए के भाव में पड़े हुए, उनका गेन तो वैसे भी होगा। अगर अडानी 500 ग्रीन पे, अडानी ग्रीन 500 पे आ गया तो भी उनका गेन है ना, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ों को भी बहुत ध्यान से समझना चाहिए। जरूरी नहीं है ना कि प्रमोटर 10 लाख पे अभी इस भाव पे 10 लाख शेयर खरीदा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे ही उनके कॉस्ट यहाँ पे आ गई। उनकी कॉस्ट तो बहुत कम है ना, प्रमोटर का स्टेक तो हमेशा कम होता है सबसे कंपनी में, और उनकी जो स्टेक क्या सॉरी कॉस्ट जो होता है ना वो सबसे कम होता है। तो वो चीज़ को समझना चाहिए, उन चीज़ों को अभी पॉजिटिव नहीं लेना है, ठीक है। और मैं तो आपको एक और बात बोल रहा हूँ कि अगर उसको बढ़ना होता ना अडानी के ग्रुप के शेयर्स को, तो वो अगले दिन से बढ़ जाता, ये क्लैरिफिकेशन देने के बाद भी बढ़ जाता। उसके CFO ने इंटरव्यू दे दिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें, फिर एक तीसरा पॉइंट आता है शेयर होल्डिंग में कि उनकी प्लेज है। अच्छा, अभी अडानी के स्टॉक्स के अलावा अडानी के प्रमोटर का भी बहुत ज़्यादा डेप्ट है, ठीक है। कुल मिला के दोनों ही लोग, मतलब अडानी और अडानी कंपनीज और अडानी खुद है ना डेप्ट में चल रहा है। अभी उनके अगर प्लेज ज़्यादा होता है ना तो नेगेटिव होता है। इसका पीछे क्या सिंपल रीज़न है, कल को डेप्ट का डिफॉल्ट होता है तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब है ना वो शेयर्स बैंक के पास चले जाएंगे, बैंक उनको बेच देगा, तो ये सारी चीज़ें होती है। और इनकी क्रेडिट रेटिंग भी सब में है ना लगभग खराब है। अभी अगर अपन देखेंगे तो फिच ने है ना नेगेटिव क्रेडिट रेटिंग दी है कंपनी को, और वहीं पे कुछ यहाँ पे है ना ब्रोकरेज हाउसेज ने ये सब चीज़ों पे रेज भी किया है कंसर्न, और वो सारी चीज़ें भी चल रही है, ठीक है। तो अब अपन आ जाते हैं लास्ट जो अपना केतन पारेख वाला कनेक्शन है। तो केतन पारेख कनेक्शन क्या है, अभी मैं आपको न्यूज़ चलाने का टाइम नहीं है ना, मैं फटाफट एक लाइन में समझा देता हूँ। केतन पारेख पे है ना जब बैन वैन लगे थे तो उस टाइम है ना अडानी भी इन्वॉल्व था, गौतम अडानी की जो कंपनी मतलब खुद प्रमोटर थे वो इन्वॉल्व थे, और इसके कारण क्या हुआ, उन पे बैन लगा। और जब केतन पारेख पे बैन उठा और उसी के टाइम पे ना अडानी पावर का लिस्ट वो आया था, क्या बोलते हैं IPO आया था, और इसके पीछे ये रीज़न था कि है ना अडानी के जो गौतम अडानी पे बैन लग गया था सिक्योरिटीज मार्केट में डील करने के लिए, बट यहाँ पे ये सब चीज़ें हुई थी। और इसी की तरह से एक है ना 2014-15 में भी एक तरीके का ट्रेडिंग बैन लगा था। तो मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज़ नए नहीं है, बहुत सारे हैं। अडानी और मोदी का कनेक्शन देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, जिस बंदे का एयरपोर्ट में कोई बिजनेस ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उस बंदे को 6 एयरपोर्ट एक ही साथ कैसे मिल गए। और इसमें क्या हुआ है पता है आपको, लगभग 30 बिड्स को है ना इन्होंने पीछे छोड़ा है। मतलब 30 लोगों ने बिड किया था है ना, 6 एयरपोर्ट पे 30 लोगों की बिड आई थी, 30 अलग अलग जनों की बिड आई थी, और सारे के सारे एयरपोर्ट इनको मिल गए। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो अडानी पावर को, आप जो भी लोग शेयर होल्डर हैं, तो अडानी पावर को भी बहुत सारा है ना कंसेशन मिला है, मतलब सरकारों से कि उनको ये पैसा दे दो, वो पैसा दे दो। और एक रिपोर्ट भी थी जिसमें बताया गया था टाटा पावर, अडानी पावर और एक और है ना SR पावर, इन 3 को गुजरात की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कंसर्न दिया था, बिकॉज इन लोग ने अपील करी थी है ना कि हमारा कोल का दाम बढ़ रहा है और वो सब चीज़ें हो रही है, तो हमारा अब है ना हमको प्राइस बढ़ा के दो। और इन्हीं 3 का बढ़ाया था, बाकी कंपनियों को नहीं बढ़ाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब अपन आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, अडानी ग्रीन में साला 450 में स्टेक कैसे बेच दिया, ये देखो अभी मज़ा आएगा आपको। चलिए
ये हमारा 20 फरवरी का ब्लॉग है जो हम लोग ने बहुत बार बता दिया है, पता नहीं लोग बाग क्यों नहीं समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, मैं एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। अडानी ग्रीन में टोटल ने स्टेक खरीदा था 20% स्टेक $2.5 बिलियन में, ठीक है। ये न्यूज़ आपको मार्केट में मिल जाएगी। बट $2.5 बिलियन को किसी ने ना रुपये में कन्वर्ट करने का सोचा ही नहीं। अगर आप $2.5 बिलियन को रुपये में कन्वर्ट करते हो तो वो 18,000 करोड़ होते हैं। 18,000 करोड़ को अगर आप उसमें से है ना 4,000 करोड़ की कुछ 50% स्टेक है जो ऑपरेशनल असेट में था, वो माइनस करोगे तो यहाँ पे आता है 14,000 करोड़। 14,000 करोड़ को अगर आप यहाँ पे मतलब 14,000 करोड़ में 20% स्टेक बेचा था, ठीक है। तो उसको अगर आप 20% को यहाँ पे डिवाइड करते हो तो पूरा जो इसका वो किया गया है 14,000 करोड़ में 20% बेच दिया, ठीक है। तो अब अगर टोटल मार्केट कैप कितना लिया गया 70,000 करोड़। और जब हम लोग ने ब्लॉग लिखा था 70,000 करोड़, जब यहाँ पे जनवरी फरवरी का मामला था, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप माना गया है और उसकी जो डील वैल्यू पर शेयर होती है वो 456 रुपीज़ होती है। उस टाइम अडानी ग्रीन का मार्केट कैप कितना था 1,75,000 करोड़, ठीक है। और यहाँ पे डिस्काउंट टू करंट मार्केट प्राइस कितना हो गया 59%। मतलब कुल मिला के अडानी ग्रीन में प्रमोटर्स ने 456 में अपना 20% स्टेक बेच दिया और किसी ने ये चीज़ कवर नहीं करी। समझ रहे हो आप? मतलब ये सारी चीज़ें कितनी बड़ी है ना, मतलब अंदर ही अंदर कितना बड़ा गेम है ये, ठीक है। ये कैलकुलेशन नहीं समझ आई ना, मैं ब्लॉग वापस पढ़ लेना, मैं समझा दूंगा या मुझे व्हाट्सएप कर देना, ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है लोग बाग। और अच्छा एक और काम की बात क्या है पता है, पूरी डील के बारे में जितने भी लोगों ने बताया है, यानी न्यूज़ या फिर अडानी या फिर किसी ने भी, सब जगह $बिलियन में लिखा गया है ताकि एक नॉर्मल आदमी हेडिंग पढ़े 20% स्टेक बेच दिया, बहुत बढ़िया, टोटल का आ गया, इतनी बड़ी कंपनी ने पैसा लगा दिया। बट कभी उसको कन्वर्ट करके देखा क्या कि वो कितनी वैल्यूएशन पे डील हो रही है? ये कोई डिस्क्लोजर नहीं है, कोई नहीं बोलता है। हम लोग बोल बोल के थक गए अडानी से दूर रहो दूर रहो दूर रहो, पता नहीं क्या समझते हैं, ठीक है। अच्छा अगर किसी का ये क्वेश्चन है ना अडानी टोटल गैस में भी कुछ ऐसे ही हुआ गया, तो उसमें नहीं हुआ है, मैं बता देता हूँ, कल ही हम लोग ने चेक किया था। अच्छा फिशी फैक्ट्स में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें है ना इस पे, एक तो अडानी पे साला कोई है ना एनालिस्ट का कवरेज ही नहीं है अडानी ग्रीन पे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये एफपीआई होल्डिंग्स पे हम लोग ने है ना ऑलरेडी ये बता रखा है, इसमें से सेबी का है ना इलारा पे और एपीएमएस पे तो फाइन भी लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें। अच्छा बिजनेस रिस्क, जो एसईसीआई डील हुई थी ना 8 गीगावाट की, उसमें क्या है पता है, नो एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड विद द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। मतलब अडानी ने यहाँ पे बात तो कर ली है एसईसीआई को बेचेगा, बट एसईसीआई के पास कोई भी कस्टमर नहीं आया है अभी तक। मतलब अडानी ने उसको इलेक्ट्रिसिटी बना के दे दिया और अगर एसईसीआई को कस्टमर नहीं मिला तो सारी प्रॉब्लम अडानी की है, ठीक है। 8 गीगावाट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है बट 8 गीगावाट के लिए कस्टमर नहीं है एसईसीआई के पास, और इस पे सारी जो रिस्क आती है, सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जो लॉसेस होंगे वो अडानी पे होंगे। यहाँ पे कोई भी गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट परचेज नहीं है, ये है ना रियूटर्स की रिपोर्ट में आया था, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं। और अडानी में आपको पता है अडानी ग्रीन सारे ये है ना कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेता है, अगर आप देखोगे ना उनका जो बिडिंग प्राइस है ना वो सबसे कम पे बिड करते हैं, ठीक है। मतलब मान लो बाजार में जो एवरेज चल रहा है, जैसे अगर आप देखोगे, जो अगर अपन देखेंगे ना वो जो एवरेज होता है ना मार्केट में यूनिट का, उससे कम पे बिड कर देते हैं और इसलिए उनको मिल जाता है। बट अपन तो सोचते हैं कि यार चलो चलो बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट मिल गया, पर ये भी तो सोचो कम पे बिड कर दिया और प्रोजेक्ट मिल भी गया तो मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा ना, ये सारी चीज़ें। तो ये था एक बहुत बड़ा एनालिसिस जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे। अच्छा उसके बाद है ना मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊँगा, पर चलो ठीक है दिखाई देता हूँ। अगर आप है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे जाओगे तो अडानी के जो शेयर्स है ना उसके नीचे यहाँ पे एक ASMLT स्टेज 4 लिखा हुआ है, एडिशनल सर्वेलेंस मैनेजमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म ये स्टॉक एक्सचेंज तब लगाता है जब उनको लगता है कोई स्टॉक में मैनिपुलेशन है या किसी तरह की यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज़्यादा है या फिर कुछ बहुत ज़्यादा फिशी है, ठीक है ना। इस तरह की यहाँ पे चीज़ें की जाती है और ये बहुत सारी कंपनीज में कर दिया है। अगर अपन देखें अडानी पोर्ट्स में, नहीं अडानी पोर्ट्स के अलावा आई थिंक है ना किसी और कंपनी में भी किया है। जैसे कि अपन बात कर लेते हैं अडानी का जो अपना ये वाला है अडानी ट्रांसमिशन में भी देखो, अडानी ट्रांसमिशन में LT स्टेज 4 है, अडानी एंटरप्राइज में नहीं है और एक अडानी पोर्ट्स में नहीं है और अडानी ग्रीन में भी है। तो ये है ना मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो एडिशनल सर्विलेंस मैनेजमेंट मतलब बेसिकली मैकेनिज्म, मतलब है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसमें मैनिपुलेशन को देख रहा है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये शांत, अगर आप देखोगे ना किसी भी ब्लू चिप कंपनी में ASM आता ही नहीं है और ये LT स्टेज 4 का ASM है, मतलब 4th लेवल है, 4th स्टेज है, मतलब पहले 1 आता है फिर 2 आता है फिर 3 आता है फिर 4 आता है, ठीक है। ये स्टेज 4 पे चल रहे हैं, मतलब आप समझ लो ये कितने ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो चुके हैं। और उसके अलावा आप सभी को पता होगा, आप गूगल भी कर सकते हो, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में सेबी अभी है ना वो कर रहा है, क्या बोलते हैं,
इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगर उसमें कुछ निकलता है तो बहुत बड़ा यहाँ पे फंडा हो सकता है। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं अडानी ग्रुप के यहाँ पे नॉन ऑपरेशनल बिजनेस। नॉन ऑपरेशनल बिजनेस का मतलब क्या हुआ, ये लोग अनाउंस कर देते हैं कि हम इस बिजनेस में घुसेंगे, उस बिजनेस में घुसेंगे, सीमेंट बिजनेस में घुसेंगे। ज़मीन है, माइंस है, लाइमस्टोन की माइंस बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, जगह है, ये सब नहीं है, डेवलप होने में टाइम लगेगा, आप समझो इस बात को। अडानी ने बोला लॉजिस्टिक्स में आएंगे, डेटा सेंटर वगैरह बनाएंगे, सब चीज़ें करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं, बट बिजनेस हो रहा है क्या? बिजनेस को डेवलप होने में टाइम लगेगा। आप लोगों ने और मार्केट ने क्या कर दिया है कि फ्यूचर ग्रोथ को, फ्यूचर अर्निंग्स को इतना ज़्यादा डिस्काउंट कर लिया है कि अगले 50 साल की अर्निंग्स भी उसको उसमें डाल दिया है। 50 साल तो ज़्यादा हो गया, बट 5 साल की भी अर्निंग्स को अभी अपन ने डिस्काउंट कर लिया है। इतनी डिस्काउंटिंग नहीं चलती है। अरे आज कोई बिजनेस अनाउंस कर रहे हैं तो उसको 2-3 साल लगते हैं। ग्रासिम ने 6 महीने पहले पेंट बिजनेस अनाउंस किया था। एशियन पेंट्स का स्टॉक कितना 20 उस टाइम में ना 10% टूट गया था, 2300 रुपये पे आया था। मैंने कहा उसको खरीदो, आज आप जाके देख लेना, हमारा वीडियो भी है। एशियन पेंट्स 2300 रुपये में बोला था खरीद लो खरीद लो खरीद लो, और आज 3000 का भाव है। ऐसे स्टॉक में क्यों नहीं लगाते? क्या प्रॉब्लम है एशियन पेंट्स में? अरे मैं बोल रहा हूँ 3000 में भी ले लो, लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया ही है, वेल्थ क्रिएट ही करके देगा। ऐसे है ना, लफड़े नहीं करेगा। 5% के सर्किट है अडानी के स्टॉक्स में, सारे में सर्किट लग रहे हैं 3-4 दिन से, कुछ हो नहीं रहा है। इतने क्लैरिफिकेशन आ गए, CFO ने बहुत बड़ा है ना अपना इंटरव्यू भी दे दिया है। ठीक है, मैं अगर उनकी CFO के इंटरव्यू के बारे में बात करूँ, मैं कुछ एक लाइन में अभी ख़त्म करूँगा। वो बोल रहे हैं हम लोग बहुत पॉजिटिव है, बिजनेस हमारे ये चल रहे हैं वो चल रहे हैं, ठीक है, डेप्ट रेटिंग भी बराबर है और डेप्ट हमारी कंट्रोल में, कैश फ्लो पॉजिटिव बिजनेस है, कैश का वो बिजनेस है। उनकी कैश जनरेट नहीं हो रही, मैं उनके पूरे के पूरे है ना उससे एग्री नहीं करता हूँ। उनके फिनेंशियल ज़्यादा अच्छे से बोलते हैं अगर उनके इंटरव्यू से ज़्यादा, ठीक है। और बाकी उन्होंने क्या बोला है कि है ना जो NSDL वाला मैटर है वो हमें भी नहीं पता है। देखो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो फंड मैनेजर की प्रॉब्लम है कि उनने सारा पैसा क्यों लगा रखा है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार, सारी कंपनीज में एक ही आदमी ने एक ही कंपनी में पैसा लगा रखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ही ना। और मॉरिशस से आ रहा है, ऐसा भी नहीं साला USA से आ रहा हो, इंग्लैंड से आ रहा हो, कहीं बड़ी कंपनी जर्मनी से आ रहा हो तो अपन सोचे भी साला पैसा मॉरिशस से आ रहा है, जहाँ से सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी रूट होता है इंडिया में। समझने की बात है, कॉमन सेंस की बात है, लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि आप अभी क्यों बोल रहे हो जब सब कुछ हो गया है? मैं पहले भी बोल रहा था। मेरे अडानी के एक एक स्टॉक और फंडामेंटल एनालिसिस में एक ही चीज़ बोली है, दूर रहो, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करो। कितना मतलब मैं ना मतलब कितने उसमें मार्केट कैप में राइज हुआ है आपने देखा है कभी? ये देखो, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ अडानी में साला कितना राइज हुआ है। ये देखो, इसको देखो, कहाँ था, मतलब है ना कितने टाइम तक तो साले उनके पैसे ही नहीं बनते थे। ठीक है, अगर आप देखोगे कितने टाइम तक तो वो बियरिश जोन में चलता था अडानी का भाव। फिर अगर आप देखोगे 1,90,000 करोड़ से साला एक ही बार में 9.5 लाख करोड़ आ गया है। ये एक साल के अंदर 1,90,000 करोड़ से 9,50,000 करोड़ हो रहा है। तो सोचने वाली बात है ना, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। समझने की बात है ये तो कि यार आदमी को थोड़ा तो समझना चाहिए स्टॉक्स को। टाटा पावर को बुरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। टाटा पावर के पास इतनी रिन्यूएबल एसेट्स है और इतना उनका ना, टाटा पावर का जो रिन्यूएबल बिजनेस है ना, वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है अडानी ग्रीन से। और मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत बड़ी इग्नोरेंस है वो। टाटा पावर बहुत ज़ोरदार शेयर हो सकता है अगले 3 साल के लिए, याद रखना, मैं बोल रहा हूँ आपको, लिख के ले लो। अडानी या अडानी ग्रीन में पैसा बने नहीं बने, टाटा पावर में पक्का बनेगा। और साला सेफ तो है वो, कम से कम टूटता नहीं है। ये बात ध्यान रखो, कैपिटल प्रोटेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल ही नहीं होगी तो कब पैसा कमाओगे? कितनी मुश्किल से कैपिटल बनती है, मुझे ही पता है, आपको ही पता है। कितनी मुश्किल से सैलरी आती है, महीने की 1 तारीख को क्रेडिट होती है, उसको अपन अडानी के शेयर्स में लगा दें और वो घूम जाते हैं। अब लग रहे हैं लोअर सर्किट और लोग बाग पूछ रहे हैं क्या करें क्या करें। कुछ नहीं, होल्ड करो। लॉस तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ बुक करने को, है ना। तो वो सारी चीज़ें। चलो अब लास्ट एंड फाइनल जो पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ क्या करना चाहिए। यहाँ पे फाइनल व्यू क्या है, देखो ये अभी है ना एक बहुत ही उसमें चला गया है। यहाँ पे जो जोन बन गया है इसका बहुत ही बेरिश जोन बन गया है, बार बार पैसा है ना सब में लोअर सर्किट लग रहे हैं, माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। यहाँ पे मैं ये बोलूँगा लोगों को कि अगर आपको लगता है 2-3 महीने मतलब है ना महीने भर का, अगर आप इस हफ्ते और देख लो, अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं आता है तो किसी को अगर शॉर्ट टर्म व्यू था ना तो वो एक बार निकल जाए इन स्टॉक से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान है ना तो प्लीज़ होल्ड कर ले, ये वापस कम बैक ज़रूर देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंपनी है जो अपने को यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए, वो है अडानी एंटरप्राइज। मैं इस पर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे बिजनेस जो है ना आप देख रहे हो अडानी के, अडानी पावर को छोड़ के, अगर आप देखोगे अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन,
या फिर जितने भी बिजनेस है ना, ये सब पहले अडानी एंटरप्राइज का पास हुआ करते थे। धीरे धीरे सबसे पहले अडानी एंटरप्राइज में सारे बिजनेस को ना खोला जाता है, बनाया जाता है। फिर जैसे वो बिजनेस पूरे उस तरीके से हो जाते हैं, है ना, मतलब चलने लग जाते हैं, उनको यहाँ पे डीमर्ज कर दिया जाता है। तो वैल्यू अनलॉकिंग बहुत होगी। अडानी सीमेंट, अडानी यहाँ पे लॉजिस्टिक्स, अडानी का जो अभी वो आ रहा है एक अपना वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउस का काम हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये जो अभी जैसे अडानी के जो SEZ के बिजनेस हैं, वो सारे जो है ना, ये सारे बिजनेस यहाँ पे अडानी एंटरप्राइज में काम करते हैं, ठीक है। तो इनमें बहुत ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग होगी और बहुत ज़्यादा इनकी जो IPO वगैरह, अडानी एयरपोर्ट, जैसे उनका एयरपोर्ट का IPO वगैरह है ना, CFO ने भी बोला है एयरपोर्ट के IPO वगैरह जल्द आएंगे, बट अभी उस पर कोई प्लान नहीं है। तो अडानी एंटरप्राइज एक ऐसा स्टॉक है जो आपको यहाँ पे ना एक आप उसको कंसिडर कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छी बेट है, उसको तो होल्ड करना चाहिए। क्या लेवल्स होंगे बाय करने के लिए? 1200, जो उस दिन लो बनाया था ना, 1200 का लेवल है, और बहुत कम बाय करना, पहले ही बता देता हूँ। और स्टैगर्ड बाइंग करना, है ना। मान लो मेरे को 100 शेयर खरीदने, तो मैं 10 एक दिन खरीदूंगा, 10 एक दिन खरीदूंगा, ये नहीं देखूंगा भाव कौन सा है। 1200 पे मैंने अगर खरीदे ना, मैंने एक भाव तय कर लिया, नीचे आया तो वापस खरीद लूंगा, ऊपर गया तो और खरीद लूंगा। स्टैगर्ड बाइंग करके चलना, यूं नहीं कि साला 1300 रुपये में एक साथ 100 शेयर ले लिए, फिर अगले दिन 1200 आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, माथा पकड़ के बैठे, ठीक है। मेरी आज लगेगा आपको टोन बहुत हाश है, बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्मॉल कैप, मिड कैप शेयर्स में अंधाधुंध रैली आ रही है, उनसे भी दूर रहने की ज़रूरत है। अगर आज अडानी में हो सकता है तो उन छोटी कंपनियों में कभी भी हो सकता है, और जिस दिन बाजार गिरेगा ना, उनको सबसे पहले पहले जाते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में लगाओ, सेंसेक्स निफ्टी में लगाओ। साला सेंसेक्स है ना, बोल रहे हैं कि 10 साल में कितना है ना, वो हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा, लगा लो ना, क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है। अरे टाटा इसमें लगाओ ना, टाटा रिलायंस में, बजाज में, हीरो मोटो, अल्ट्राटेक सीमेंट, क्या प्रॉब्लम है? अडानी सीमेंट के पीछे चल रहे हैं अपन तो, ओहो हो, समझो थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है। तो ये था हमारा 10 पॉइंट एनालिसिस, सारे जो मैंने डिस्कस किए थे अडानी ग्रुप के जो फिनेंशियल्स वगैरह हैं, और जो फंडामेंटल एनालिसिस, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं सारे टिप्स वगैरह के लिए, और टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सारी न्यूज़ है और सब ऑटोमेटेड बेसिस पे आती है। चलिए, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। प्लीज़ 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 बाय फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रेदर देन गोइंग फॉर अ मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ठीक है। मोमेंटम अपने लिए नहीं होता है, मोमेंटम बड़े लोग कर पाते, अपन तो समझ नहीं पाते। बड़े लोग करके कब एग्जिट ले लेंगे पता नहीं पड़ेगा। PNB हाउसिंग, DHFL, वेदांता, सब में इतनी बार बोला है मैंने कि दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, बेचो बेचो, प्रॉफिट बुक करो, नहीं किया। लफड़े हैं, जिन्होंने कर लिया वो बच गए, ठीक है। चलिए, आप भी बहुत से लोग शायद ये वीडियो को डिसलाइक भी मारेंगे, बिकॉज दे आर वेरी बुलिश ऑन अडानी ग्रुप। दो आई एम वेरी बुलिश एज अ बिजनेस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उनकी फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, किसी भी अच्छे ग्रुप से ज़्यादा है। बट यहाँ पे एक है ना लिमिट होती है शेयर प्राइस बढ़ने की, वो सब क्रॉस हो चुकी थी, और इसलिए आज लोअर लिमिट पे चल रहे हैं स्टॉक्स, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा अपना, थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। ऐसा कोई शायद करता नहीं होगा यूट्यूब पर हम लोग करते हैं, टू गाइड पीपल एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच।